ये बात साल 1965 की है। चांदनी रात थी, रुक रुक कर बरसात हो रही थी। कश्मीर की उन वादियों में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और इसी ठंड में पंजाब रेजिमेंट के कुछ सोल्जर्स चुपचाप एक पहाड़ी चढ़ते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें से कुछ आवाजें आ रही थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स निकले। पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने उन्हें घेर लिया। पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि अब उनकी मौत तय है, लेकिन वो हैरान रह गए जब भारतीय सैनिकों ने उन पर फायरिंग करने की बजाय उन्हें अपना कूली बना लिया। कहते हैं कि इंडियन आर्मी के इन जवानों को 1500 फीट की खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी। सामान उठाने के लिए उन्हें कुछ लोगों की जरूरत थी और इस काम के लिए पाकिस्तान के ट्रेंड सोल्जर्स से बेटर और कौन हो सकता था। पंजाब रेजिमेंट के ये सिपाही पाकिस्तानी सोल्जर्स को कुली बनाकर एक मिशन की तरफ बढ़ चले और ये मिशन था हाजी पीर कैप्चर करना। हाजी पीर एक दर्रा था, 2 या 2 से ज्यादा पहाड़ों के बीच का वो रास्ता जिससे पहाड़ के बॉर्डर को क्रॉस किया जा सके, उसे दर्रा या माउंटेन पास कहते हैं। पीर पंजाल के हाईएस्ट पॉइंट पर बना हाजी पीर वो शॉर्टकट था जिसकी वजह से श्रीनगर और पुंछ के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 50 किलोमीटर रह जाता। अगर हाजी पीर से ना जाया जाए तो पहले पुंछ से जम्मू जाना पड़ता, फिर वहां से श्रीनगर, और इस तरह से ये रास्ता करीब 650 किलोमीटर पड़ता। हाजी पीर उन दिनों पाकिस्तान के पास था और 1965 की जंग में पाकिस्तान ने इसी रास्ते से अपनी जिब्राल्टर फोर्स को कश्मीर में एंटर करवाया था। अब वो इसी रास्ते से उन्हें राशन और हथियार भेजना चाहता था और जब इस बात का पता इंडियन आर्मी को चला तो उन्होंने हाजी पीर कैप्चर करने की प्लानिंग बनाई। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि हाजी पीर करीब 2500 मीटर की हाइट पर था। यहाँ तक पहुँचने के लिए भयानक चट्टानों को पार करना पड़ता जिनके स्टीप 85 डिग्री के एंगल पर थे, यानी कि इतनी खड़ी चढ़ाई थी कि जरा सा पैर फिसला और इंसान सीधा खाई में। ऊपर से बरसात ने जमीन को दलदली बना दिया था। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने खराब मौसम में इंडिया हाजी पीर कैप्चर करने की प्लानिंग करेगा, लेकिन इंडियन आर्मी ने 2 तरफ से इस पर अटैक किया। वेस्टर्न साइड से 1 पैरा फोर्सेस और ईस्टर्न साइड से पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने हाजी पीर पर धावा बोल दिया, जिन्हें देख पाकिस्तान के सैनिक गोला बारूद छोड़ भाग छुटे। कहते हैं कि उन्होंने पीछे इतना राशन छोड़ा जिसे 1000 लोगों को 1 महीने तक खिलाया जा सकता था। पूरे 4 दिन की मेहनत के बाद इंडियन आर्मी ने हाजी पीर को जीत लिया और इसी के साथ ही पाकिस्तान का कनेक्शन श्रीनगर से कट गया। पाकिस्तान की जिब्राल्टर आर्मी कश्मीर में ही फंस गई और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मूसा टेंशन में आ गए। उन्होंने विदेश मंत्री भुट्टो से खुद कहा, माय बॉयज हैव नथिंग बट स्टोन्स टू फाइट विद। यानी हाजी पीर जाते ही हालात ये हो गए कि कश्मीर में घुसे पाकिस्तानी सैनिकों के पास लड़ने के लिए सिर्फ पत्थर रह गए थे। हाजी पीर हारते ही पाकिस्तान एक तरह से पूरी जंग हार गया था, लेकिन इसे जीतने के लिए इंडिया ने भी अपने कई सोल्जर्स खोए थे। इसलिए भारत के लोग पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं चाहते थे। शहीद मेजर रणवीर सिंह की वाइफ ने तो बकायदा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को लेटर लिखकर उनसे ये वादा लिया था कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का सेटलमेंट नहीं करेंगी। लेकिन ताशकंद समझौते में इंडिया ने हाजी पीर पाकिस्तान को रिटर्न कर दिया और आज इसी हाजी पीर के रास्ते टेररिस्ट पीओके से कश्मीर आ रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी में टेररिस्ट ने एक बस पर अटैक करके 11 लोगों की जान ले ली। हुआ यूं कि 9 जून की शाम को एक लोकल बस ड्राइवर विजय शर्मा अपनी बस को लेकर शिवखोड़ी से कटरा जा रहे थे। उनकी बस में करीब 40 लोग सवार थे। शाम 6:10 पर यह बस रियासी डिस्ट्रिक्ट पहुंची कि तभी आर्मी यूनिफॉर्म पहने एक शख्स ने बस को रोकने की कोशिश की। उसने अपना फेस लाल कपड़े से कवर कर रखा था। उसके हाथ में गन थी, जिसे देखते ही विजय कुमार समझ गए कि वो आतंकी था। उन्होंने बस को फुल स्पीड में भगाने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने जबरदस्त फायरिंग कर दी। इनमें से एक गोली विजय कुमार के सर में जा लगी और बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर खाई में गिर गई। फिर भी टेररिस्ट इस बस पर फायर करते रहे और 2 साल के बच्चे समेत 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले से लोगों में जितना गुस्सा है उतनी ही हैरानी भी है, क्योंकि इतना बड़ा अटैक कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू में हुआ है। जम्मू जो हमेशा से पीसफुल हुआ करता था, वहां पिछले 2 सालों में 10 मेजर अटैक हुए हैं। लेकिन सवाल आता है क्यों?
क्यों टेररिस्ट कश्मीर वैली को छोड़कर वैष्णो देवी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? कैसे इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ये बार बार अटैक कर पा रहे हैं? कैसे बना पीओके जिससे भारत में टेररिस्ट सप्लाई होकर आ रहे हैं? और क्यों पीर पंजाल के पहाड़ आतंकियों का फेवरेट डेस्टिनेशन बनते जा रहे हैं? इतिहास की गहराइयों में हमें इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जिन्हें जानने के लिए चलिए हमारे साथ कश्मीर की खूबसूरत वादियों में। हिमालयन रेंज के खूबसूरत पहाड़, चेनाब, झेलम और रावी जैसी नदियां, डल, बुलर और नगीन जैसी झीलें मिलकर बनाती है धरती के स्वर्ग जम्मू एंड कश्मीर को। इतिहास बताता है कि 1846 तक कश्मीर महाराजा रणजीत सिंह के सिख एम्पायर का पार्ट था, लेकिन एंग्लो सिख वॉर में सिखों को हराकर ब्रिटिशर्स ने यहां कब्जा कर लिया। हालांकि यह ठंडा पहाड़ी इलाका ब्रिटिशर्स के किसी काम का नहीं था, इसलिए उन्होंने 75 लाख रुपए में इसे डोगरा राजा गुलाब सिंह को बेच दिया। जाते जाते वो अपना एक पॉलिटिकल एजेंट यहाँ छोड़ गए, ताकि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर उन्हें मिलती रहे। फिर आया साल 1877। ब्रिटिशर्स को खबर मिली कि गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते रशिया कश्मीर में एंटर कर सकता है। कहते हैं कि उन दिनों रशिया सेंट्रल एशिया में अपना पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि वो इंडिया में एंटर करे, इसलिए उन्होंने नॉर्दर्न गिलगिट के एरिया को जोड़कर गिलगिट एजेंसी बना दी और इसकी सिक्योरिटी के लिए अलग से एक पैरामिलिट्री फोर्स गिलगिट स्काउट्स को तैनात किया। गिलगिट स्काउट्स में गिलगिट के लोकल लोगों को भर्ती किया गया था और इसे लीड ब्रिटिश ऑफिसर्स करते थे। इस तरह कश्मीर समेत पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान पर रूल तो डोगरा राजाओं का ही था, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी ब्रिटिशर्स देखा करते थे। 20th सेंचुरी तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन 1935 आते आते दुनिया भर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हालात बनने लगे। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने कश्मीर के उस वक्त के महाराजा हरि सिंह से 60 सालों के लिए ये एरिया लीज पर ले लिया और इसे नाम दिया फ्रंटियर एजेंसी। ब्रिटिशर्स का पहरा यहाँ इतना सख्त था कि रशिया यहाँ से एंटर नहीं कर पाया, लेकिन 1947 आते आते खुद ब्रिटिशर्स के एग्जिट का वक्त आ गया। हुआ यूं कि उसी साल भारत की आजादी का ऐलान हुआ और ये तय हुआ कि बंटवारा भी होगा, लेकिन महाराजा हरि सिंह आखिर तक डिसाइड नहीं कर पाए कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसे चुनेंगे। अंग्रेज ये फैसला महाराजा हरि सिंह पर छोड़कर उन्हें गिलगिट बाल्टिस्तान लौटाने की तैयारी करने लगे। 1 अगस्त को वो गिलगिट रिटर्न करने वाले थे, लेकिन एक ब्रिटिश अफसर ने ऐसा होने नहीं दिया। ये अफसर थे विलियम ब्राउन, जो उन दिनों इस फ्रंटियर एजेंसी के चीफ थे। ब्राउन चाहते थे कि गिलगिट पाकिस्तान में जाए और इसलिए उसने यहाँ के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। जब महाराजा हरि सिंह के ब्रिगेडियर घनसारा सिंह गिलगिट के गवर्नर बनकर आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ अलग ही खेल चल रहा था। गिलगिट स्काउट्स 75% इलाके पर कब्जा कर चुकी थी और अफसर कह रहे थे कि जब तक सैलरी नहीं बढ़ेगी वो किसी की बात नहीं मानेंगे। अपने पैठ बनाने के लिए घनसारा सिंह ने लोकल कबीलों से कांटेक्ट किया, लेकिन उन्हें देने के लिए इतने पैसे नहीं थे। आखिरकार उन्होंने महाराजा हरि सिंह को खबर भिजवाई कि गिलगिट हाथों से निकलता जा रहा है, लेकिन महाराजा के लिए तो श्रीनगर बचाना भी मुश्किल हो रहा था। वो ऐसे कि कश्मीर के पाकिस्तान में ना मिलने से नाराज पाकिस्तान की आर्मी ने हजारों कबीलाइयों को कश्मीर में घुसा दिया। इनमें पाकिस्तान के सैनिक भी थे जो भेष बदल कर आए थे। उन्होंने कश्मीर के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और अब वो तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पाकिस्तान की प्लानिंग थी कि ऐसा करके वो दुनिया को ये दिखाएंगे कि कश्मीर की जनता ने महाराजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और मौका पाकर वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेंगे। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया और प्लानिंग ये थी कि 26 अक्टूबर को वो श्रीनगर फतेह करके वहां के मस्जिद में ईद का जश्न मनाएंगे। लेकिन हालात बिगड़ते देख महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी और 24 अक्टूबर को ही उन्होंने कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। इसके बाद इंडियन आर्मी ने कश्मीर में एंट्री की और पाकिस्तानी कबीलाइयों को खदेड़ कर रख दिया। जब इस बात का पता विलियम ब्राउन को चला तो उसे लगा कि कहीं इंडियन आर्मी गिलगिट पर भी हमला ना कर दे, इसलिए उसने गिलगिट को पाकिस्तान में मिलाने का फैसला किया। 31 अक्टूबर 1947 को वो 100 से ज्यादा गिलगिट स्काउट्स को लेकर गवर्नर हाउस पहुंचा और उसे घेर लिया। उसने गवर्नर से सरेंडर करने को कहा और सरेंडर के बावजूद कश्मीर लाइट इन्फेंट्री डिवीजन के सिख सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 4 दिन बाद उसने गिलगिट में पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया
और इस तरह गिलगिट बाल्टिस्तान का 73,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका बैठे बिठाए पाकिस्तान को मिल गया। पाकिस्तान ने यह दिखाने की कोशिश की कि ये सब गिलगिट के लोगों ने किया था, क्योंकि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन अपनी किताब द गिलगिट रिबेलियन में विलियम ब्राउन ने खुद ये माना है कि ये सब उसी का किया धराया था। जनवरी 1948 में ब्राउन ने कबीलाइयों के चीफ कर्नल असलम खान के हाथों में गिलगिट की कमान दे दी और कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजकर इस पूरे इलाके को कंट्रोल कर लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा होने कैसे दिया। इतिहास बताता है कि उस वक्त हालात बहुत अलग थे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेनाओं के प्रमुख अंग्रेज थे। ऊपर से तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का भी इंडिया पर प्रेशर था। उनके कहने पर नेहरू इस मामले को यूएन में ले गए और यूएन ने इस पर 4 प्रपोजल पास किए। यूएन ने एक स्पेशल कमीशन बनाया जिसने इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर को विजिट करने के बाद दिसंबर 1948 में एक रिपोर्ट पेश की। इसमें लिखा था कि दोनों देशों के बीच सीज फायर होना चाहिए और कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, यानी कि कश्मीर की जनता से पूछा जाना चाहिए कि वो किस देश में शामिल होंगी। यूएन की ये रिपोर्ट दिसंबर 1948 में आई, लेकिन तब तक पाकिस्तान कश्मीर के एक बहुत बड़े एरिया को कैप्चर कर चुका था। यूएन के कहने पर दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन रेफरेंडम से पहले भारत ने ये शर्त रखी कि पाकिस्तान को अपनी आर्मी कश्मीर से हटानी होगी। पाकिस्तान को लगा कि अगर कश्मीर की जनता ने उसे नहीं चुना तो जितना हिस्सा हाथ आया है वो भी निकल जाएगा, इसलिए उसने पीछे हटने से मना कर दिया। नतीजा ये रहा कि रेफरेंडम हुआ नहीं और जितना कश्मीर भारत के पास आया था उतना भारत का हो गया और जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था उतना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके बन गया। पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया भी आता है जिसे पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज कहता है। पीओके स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। इसका बॉर्डर कई देशों से लगता है। वेस्ट में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस और खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान के वखां खां कॉरिडोर, नॉर्थ में चाइना से और ईस्ट में इंडिया के जम्मू कश्मीर से ये बॉर्डर शेयर करता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीओके 2 पार्ट्स में बटा है। पहला जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान। इनमें आजाद कश्मीर का टोटल एरिया 13,000 स्क्वायर किलोमीटर और गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया 73,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। साथ ही कश्मीर का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान 1963 में ही चाइना को दे चुका है। कहते हैं कि 1949 में आजाद कश्मीर के लीडर्स और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बाद उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान को दे दिया और बदले में पीओके को मिली अपनी खुद की सरकार। आज पीओके के पास अलग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, अलग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। इनके पास अपनी असेंबली भी है जिसमें हर काम पाकिस्तान के इशारों पर होता है। जी हाँ दोस्तों, पीओके के आजाद कश्मीर वाला इलाका भारत के कश्मीर से सटा हुआ था, इसलिए पाकिस्तान ने यहाँ एक पपेट गवर्नमेंट बना दी ताकि आगे चलकर उसे टेरर कैंप बनाने में कोई परेशानी ना हो। इतिहास बताता है कि 1965 और 1971 की जंग हारने के बाद पाकिस्तान को यह समझ आ गया था कि वो भारत से लड़कर कभी कश्मीर नहीं छीन पाएगा, इसलिए उसने एक दूसरा तरीका निकाला और ये तरीका था आतंकवाद का। वो जानता था कि कश्मीर के लोग रेफरेंडम ना होने से नाराज थे। उनकी नाराजगी का फायदा उठाकर उसने कश्मीरियों को भड़काना शुरू किया। धर्म के नाम पर पाकिस्तान ने कश्मीर की यूथ का ब्रेन वॉश किया और भड़के हुए लोगों को भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए उन्हें आर्म्स ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया। क्योंकि पीओके भारत के कश्मीर से सटा हुआ था, इसलिए पाकिस्तान ने वहां ट्रेनिंग कैंप बनाए। 1987 में लश्कर-ए-तैयबा और 1989 में हिजबुल मुजाहिदीन जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए गए, जिनके साथ मिलकर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। कश्मीर वैली में इन्हें पनाह देने में कई लीडर्स ने भी बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन असल हालात तब बिगड़े जब टेररिस्ट ने 13 दिसंबर 1989 को उस वक्त के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को किडनैप कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त राजीव गांधी ने खुद पार्लियामेंट में कहा था कि रूबिया जब किडनैप हुई थी तो उनका खाना भी उन्हीं के घर से आता था। कश्मीर के कई लीडर्स ने खुद ये माना कि इन सब में मुफ्ती मोहम्मद सईद शामिल थे। सच क्या था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन रूबिया को छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट को 5 टेररिस्ट छोड़ने पड़े। ये इवेंट कश्मीर की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और यहीं से कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हो गई। अब कश्मीर में लगातार आतंकी हमले होने लगे।
पीओके से टेररिस्ट धड़ाधड़ सप्लाई होने लगे, जो वैली में एंट्री करने के लिए चुनते थे पीर पंजाल को। डोगरी लैंग्वेज में पहाड़ को पीर और कश्मीरी में पंतसाल कहते हैं। पीर और पंतसाल को मिलाकर बना पीर पंजाल, जिसका मतलब होता है माउंटेन रेंज। पीर पंजाल पहाड़ों की एक श्रृंखला है जिसे मिनी हिमालय भी कहते हैं। ये माउंटेन रेंज खैबर पास के नजदीक से शुरू होकर पीओके से होते हुए कश्मीर के अनंतनाग जैसे जिलों से गुजरती है और आगे जाकर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया किश्तवाड़ तक पहुंच जाती है। पीर पंजाल पीओके जम्मू कश्मीर और हिमाचल तक फैला है। इसके दोनों तरफ चेनाब और झेलम रिवर बहती है और जहां ये खत्म होता है वहां रावी नदी आकर इससे मिलती है। पीर पंजाल के पहाड़ काफी ऊंचे हैं। इन पर चारों तरफ घना जंगल है, साथ ही बने हैं नेचुरल केव जो 85 डिग्री की स्टीप यानी कि ढलान पर हैं। 13,000 फीट ऊंची इस माउंटेन रेंज पर सर्दियों में जबरदस्त स्नोफॉल और गर्मियों में भयानक बरसात होती है। आज पीर पंजाल कश्मीर के पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल ट्राइब का घर है, लेकिन एक वक्त वो भी था जब ये एक फेमस ट्रेड रूट हुआ करता था। इसके रास्तों को लोकल लैंग्वेज में गली कहते थे और इन गलियों के किनारे थी ये हिडन फोर्स। पहले लगा कि पीर पंजाल में बनी इन मूर्तियों को निशाने के लिए बनाया गया है, लेकिन 2017 में जब रशियन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये शहीद स्मारक थे जिन्हें 5th से 7th सेंचुरी तक रूल करने वाले बैक्टीरिया के हेप्थलाइट वंश के सिपाहियों की याद में बनाया गया था। पीर पंजाल में ऐसे कई फोर्ट्स हैं। यहाँ के गुलगांव में तो पूरी की पूरी घोड़ा गली है जहाँ 200 मूर्तियां बनी हैं। 1986 में इन्हें हेरिटेज घोषित किया गया था। इनमें से 3 मूर्तियों को श्रीनगर के प्रताप सिंह म्यूजियम में भी जगह मिली, मगर अफसोस कि आज इन्हें कोई देखने नहीं आता, क्योंकि पीर पंजाल की एक कमी ने इसे टूरिस्ट से दूर कर दिया और ये कमी थी इसका बॉर्डर। पीर पंजाल अपना 225 किलोमीटर लंबा बॉर्डर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से शेयर करता है, जिसका फायदा उठाकर 1989 से ही आतंकी इस रास्ते से कश्मीर वैली में घुसने लगे। 17 जुलाई 1990 सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खबर मिली कि 33 आतंकवादियों की एक टोली पीर पंजाल के रास्ते मंडी की तरफ आ रही है। तब आर्मी ने एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया। उन्होंने इस रूट को चारों तरफ से घेर कर 33 के 33 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद आर्मी ने इस पूरे एरिया में भी पेट्रोलिंग शुरू कर दी। हालांकि यहाँ पेट्रोलिंग करना इतना आसान नहीं है। पीर पंजाल के ये पहाड़ अफगानिस्तान के पहाड़ों जैसे हैं, जहाँ छिपना आसान है और ढूंढना काफी मुश्किल है। इन पहाड़ों पर घना जंगल था और टेररिस्ट अटैक करके इन जंगलों में छिप जाते थे। अगर ड्रोन से खोजबीन की जाती तो वो गुफाओं में घुस जाते। ऊपर से उन्हें लोकल पब्लिक का भी सपोर्ट मिलता। नतीजा ये रहा कि अप्रैल 2003 में आतंकवादियों ने पूरे के पूरे गांव पर ही कब्जा कर लिया, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने चलाया ऑपरेशन सर्पविनाश। कश्मीर में एक टाउन है सुनरकोट। यहाँ के पहाड़ों में हिकलाला गांव है जिस पर टेररिस्ट ने कब्जा किया। जब इस बात का पता आर्मी को चला तो उन्होंने ऑपरेशन सर्पविनाश लॉन्च किया। एक के बाद एक आर्मी की कई टीम ने मिलकर हिकलाला विलेज को घेर लिया और सारे टेररिस्ट का एनकाउंटर करके गांव को आजाद करवा लिया, जिसके बाद टेररिस्ट ने अपना रूट चेंज कर दिया और अब वो नॉर्थ कश्मीर की पहाड़ियों से वैली में एंटर करने लगे। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को डरा धमकाकर कश्मीर से बाहर निकाल दिया। कश्मीर में कई सेपरेटिस्ट पार्टीज बन गई जो आतंकवादियों का ही सपोर्ट करने लगी। लोकल लोग इनका साथ देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी करने लगे। देखते ही देखते हालात इतने खराब हो गए कि लाल चौक पर तिरंगा फहराना भी एक बड़ा टास्क बन गया और टूरिस्ट वैली में कदम रखने से कतराने लगे। हालांकि टेररिस्ट का पूरा फोकस कश्मीर पर था, इसलिए इस पीरियड में जम्मू में शांति रही। लेकिन सवाल ये आता है कि अब ये टेररिस्ट जम्मू, खास तौर पर वैष्णो देवी की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। जब 5 अगस्त 2019 को करंट होम मिनिस्टर अमित शाह संसद में एक बिल लेकर आए और आर्टिकल 370 को डिसमिस कर दिया। ये आर्टिकल कश्मीर को स्पेशल राइट्स देता था और इन राइट्स के खत्म होने के बाद कश्मीर का पूरा कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में आ गया। गवर्नमेंट ने वैली से आतंकवाद खत्म करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने सबसे पहले इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को मिलाकर एक ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी लाइन बनाई जो चप्पे चप्पे पर नजर रखती थी। साथ ही आर्मी को AIOS, नाइट विजन इक्विपमेंट और ड्रोन जैसे गैजेट दिए गए ताकि वो रात में भी कड़ी निगरानी रख पाए। अगला वार टेररिस्ट सिंपैथाइजर पर हुआ।
और आतंकियों का साथ देने वाले लोकल लोगों को धर दबोचा गया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से आतंकवादियों को ट्रेस किया गया और उनके अकाउंट सीज करके उन्हें पाई पाई का मोहताज बना दिया गया। गवर्नमेंट के कड़े एक्शन का असर ये हुआ कि वैली में हालात सुधरने लगे, आतंकवाद कंट्रोल में आने लगा, कश्मीर में घुसपैठ कम होती गई, आतंकियों की भर्ती में भी भारी गिरावट आई, जिसे देख हर किसी को लगने लगा कि अब जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान अलग ही प्लानिंग कर रहा था। भारत को चकमा देने के लिए उसने सबसे पहले कश्मीर के नौजवानों को पीओके ले जाना कम किया और पीओके से ही अपने ट्रेंड लोगों को कश्मीर में घुसाना शुरू कर दिया, जिनमें पाकिस्तानी सोल्जर्स भी होते हैं। हाल ही में कटरा जा रही बस पर अटैक में भी पाकिस्तानी फौज का एक रिटायर्ड कमांडो शामिल था, जिसे फौजी कहते हैं। पीओके से आए इन वेल ट्रेंड टेररिस्ट ने इंडिया आकर अपना थिएटर ऑफ कमांड बदल दिया। वो पीर पंजाल के पहाड़ों में जा छिपे, जो लंबे वक्त से जीरो मिलिटेंसी रीजन था। यहाँ फोर्स कम थी, इसलिए वो कश्मीर में हमला करके पहाड़ों में भाग जाते और वहां से जम्मू आकर लोकल लोगों में मिक्स हो जाते। लेकिन जब कश्मीर में सिक्योरिटी टाइट हुई, तब उन्होंने जम्मू में ही हमले करने शुरू कर दिए। पिछले 2 सालों में 10 मेजर अटैक जम्मू और पीर पंजाल रीजन में हुए हैं, जिनमें 75 लोगों और 24 सिक्योरिटी पर्सन्स की जान चली गई। ये नंबर कश्मीर में आतंकी हमले के कारण हुई डेथ से 3 गुना ज्यादा है। इन सालों में टेररिस्ट खास तौर पर वैष्णो देवी के रास्ते को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये टारगेट उनके लिए ज्यादा आसान क्यों है, इसे जानने के लिए हमें जम्मू की डेमोग्राफी को समझना होगा। जम्मू का पुंछ और राजौरी सेक्टर पाकिस्तान के पंजाब और पीओके के पास पड़ता है। यहाँ रहने वाले लोगों की लैंग्वेज और कल्चर इतना सेम होता है कि यहाँ से आने वाले आतंकवादी आसानी से आम लोगों में मिल जाते हैं और उन्हें अलग से पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से ये टेररिस्ट कभी धर्म के नाम पर तो कभी पैसों का लालच देकर लोकल लोगों को भी अपने साथ मिला लेते हैं। अगर कोई उनका साथ ना दे तो वो उनके फैमिली मेंबर का फोटो एलओसी पार बैठे अपने कमांडर को भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। जब आर्मी ने टेक्नोलॉजी का यूज शुरू किया तो इन्होंने मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइस छोड़ दिए और लोकल लोगों के फोन यूज करने लगे। ये फोन में अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने कमांडर से बात करते हैं और काम होने पर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके लोगों को वापस लौटा देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मिड ऑफ 2023 में वे अटैक में शामिल टेररिस्ट एल्पाइन ऐप यूज करके एलओसी पार बैठे अपने कमांडर से बातें करते थे। आर्मी को चकमा देने के लिए आतंकी बिना सिम वाले फोन यूज करते हैं, जिन्हें वो ब्लूटूथ से चलाते हैं। पीओके से आए ये टेररिस्ट गुरिल्ला वॉर करने में माहिर होते हैं, लेकिन पीर पंजाल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई रह नहीं सकता, और अगर रहना सीख लेता है तो जम्मू कश्मीर के पूरे 320 किलोमीटर लंबे एरिया का एक्सेस उसे मिल जाता है। अब पीओके से आए ये ट्रेंड मिलिटेंट पीर पंजाल के खतरनाक मौसम को भी झेल सकते हैं। कश्मीर आकर ये हाइब्रिड मिलिटेंसी मॉडल यूज करके ऐसे लोगों को साथ लेते हैं जिनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। यही कारण है कि इन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान आज भी वैली में एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा फैलाकर यूथ को भड़का रहा है। यही वजह है कि पिछले सालों में जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे नए ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या पीर पंजाल को मिलिटेंसी से आजाद करवाया जा सकता है? इतिहास बताता है कि गवर्नमेंट पहले भी ऐसा कर चुकी है। 1990 में जब टेररिस्ट ने पीर पंजाल को हाईजैक कर लिया था तो सरकार ने यहाँ रहने वाले गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी लोगों की विलेज डिफेंस कमेटी बनाई थी। ये लोकल लोगों का एक ग्रुप होता था जिन्हें सरकार हथियार और ट्रेनिंग देती थी ताकि वो आतंकियों का सामना कर सके। भरोसा जीतने के लिए गवर्नमेंट ने इन लोगों के एरिया में काफी डेवलपमेंट किया और आर्मी ने भी इनका खूब ख्याल रखा। नतीजा ये रहा कि इन्होंने टेररिस्ट की लोकेशन और इंफॉर्मेशन आर्मी तक पहुंचानी शुरू कर दी, जिससे वो अटैक करने से पहले ही पकड़े जाते। इधर आर्मी ने भी एलओसी पर कड़ी निगरानी रखी और ऑपरेशन त्रिनेत्र जैसे कई ऑपरेशन चलाकर टेररिस्ट का सफाया किया, जिसका असर ये हुआ कि 2007 से लेकर 2019 के बीच पीर पंजाल रीजन में एक भी आतंकी वारदात नहीं हुई। पर जैसे ही आर्टिकल 370 हटा और कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ी, वैसे ही टेररिस्ट एक बार फिर यहाँ आ गए। लेकिन उस वक्त सरकार का साथ देने वाली ये ट्राइब्स इस बार सरकार से खफा है। इनकी शिकायत है कि गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से इनके डेवलपमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऊपर से पहाड़ी एथनिक ग्रुप को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में ऐड करके इनके रिजर्वेशन को भी कम कर दिया है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फिर से इन्हें मनाएं और अपने साथ लाएं।
साथ ही पीर पंजाल रीजन में अच्छे और ट्रेंड कमांडो भेजे जो इन आतंकियों को चुन चुन कर मार सके। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ना सिर्फ खूबसूरत पहाड़ और नेचुरल ब्यूटी है, बल्कि यहाँ पर वैष्णो देवी, शिव खोड़ी और अमरनाथ जैसे तीर्थ स्थल भी हैं। वैष्णो देवी में माता रानी के पिंडी दर्शन होते हैं, तो शिव खोड़ी में वो गुफा है जिसे शिवजी ने भस्मासुर से छिपने के लिए बनाया था। अमरनाथ में बर्फ के शिवलिंग बनते हैं, इसलिए देश भर से लाखों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। अमरनाथ यात्रा को आतंकी पहले भी 14 बार टारगेट कर चुके हैं। वहीं वैष्णो देवी और शिव खोड़ी जाने वाले भक्तों पर ये दूसरा अटैक है। टेररिस्ट हिंदू पिलग्रिम्स पर अटैक करके वैली के लोगों को धर्म के आधार पर डिवाइड करना चाहते हैं, और इससे भी खतरनाक बात ये है कि ये आर्मी या पुलिस की वर्दी में अटैक करते हैं। ऐसे में टेररिस्ट को पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शुक्र है ड्राइवर विजय कुमार ने उन्हें पहचान लिया और बस रोकी नहीं, क्योंकि अगर वो बस रोक लेते तो हो सकता था कि बस में बैठे 40 के 40 लोग मारे जाते। इस अटैक के बाद भी जम्मू कश्मीर में बैक टू बैक कई अटैक हुए हैं, और इतना पक्का है कि अब सरकार कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। लेकिन जरूरी ये भी है कि पूरे रीजन में सिक्योरिटी को इक्वली टाइट रखा जाए, ताकि इस बार टेररिस्ट को न जम्मू में जगह मिले और न ही कश्मीर में। दोस्तों, पीओके, हाजी पीर और पीर पंजाल, इन तीनों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान भारत में टेररिस्ट भेजता है, जिसकी वजह से देश के बहादुर ऑफिसर शहीद हो रहे हैं और बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं। सोचिए कि कैसा होता। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा जब इंडिया में फुल मेजोरिटी की नहीं बल्कि अलायंस की गवर्नमेंट होगी। अलायंस की सरकार में कभी खुद प्राइम मिनिस्टर को नेताओं के घर जाकर उन्हें मनाना पड़ता है, तो कभी एक एक वोट से ही सरकार गिर जाती है, और कई कई बार तो मिड टर्म इलेक्शन भी करवाने पड़ जाते हैं। गठबंधन सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है ये तो आपको भी पता होगा, और अगर नहीं पता तो हम आपके लिए इतिहास के पन्नों से ये कहानी भी निकाल कर लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये बताना ना भूले कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। कश्मीर में टेररिज्म कैसे खत्म हो, इस पर भी आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कश्मीर, पाकिस्तान और आतंकवाद की हिस्ट्री पर हमने और भी कई वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक आपको कॉमेंट में मिल जाएगा। अपने सजेशन आप इस मेल एड्रेस पर हमसे शेयर कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।